प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विशेष गुणों वाली फसल की 35 किस्मों को राष्ट्र को किया समर्पित। रायपुर में नेशनल बायोटेक स्ट्रेस टॉलरेंस इंस्टीट्यूट के नवनिर्मित परिसर का किया लोकार्पण। राज्य सरकार आदिवासियों के हकों और हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से की चर्चा। मुंगेली में आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित। विभिन्न प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। और देश में राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 87 करोड़ 7 लाख से अधिक लोगों को लगाए गए टीके। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष गुणों वाली फसल की 35 किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया। देश के सभी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों, राज्य और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने रायपुर के बरोंडा में नेशनल बायोटेक स्ट्रेस टॉलरेंस इंस्टीट्यूट के नवनिर्मित परिसर का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों को और जनप्रतिनिधियों को इस संस्थान के खुलने पर बधाई दी। आज रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट का लोकार्पण भी हुआ है। 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को ग्रीन कैंपस अवार्ड भी दिए गए हैं। मैं आप सभी को, देश के किसानों को, कृषि वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने नई किस्मों के बारे में बताते हुए कहा कि ये जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के साथ ही पौष्टिक तत्वों से भरपूर है। अलग अलग फसलों की ऐसी 1300 से अधिक सीड वैरायटी, बीज की विविधताएं तैयार की गई हैं। इसी श्रृंखला में आज 35 और क्रॉप वैरायटीज देश के किसानों के चरणों में समर्पित की जा रही है। ये क्रॉप वैरायटीज, ये बीज जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से खेती की सुरक्षा करने और कुपोषण मुक्त भारत के अभियान में बहुत सहायक होने वाला ये हमारे वैज्ञानिकों की खोज का परिणाम है। ये नई वैरायटीज मौसम की कई तरह की चुनौतियों से निपटने में सक्षम तो है ही, इनमें पौष्टिक तत्व भी ज्यादा है। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से फसलों और वनोपजों को सुरक्षित रखने के लिए सतत अध्ययन की जरूरत है। मैं कहना चाहूंगा कि इन दोनों दो आयाम हैं। पहला फॉसिल फ्यूल, और चाहे पेट्रोल डीजल से कार्बन उत्सर्जन हो या बिजली बनाने वाले थर्मल पावर से हाउस से चिमनियों का प्रदूषण, इससे निश्चित रूप से प्रदूषण बढ़ा है, तापमान बढ़ा है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन का अध्ययन व्यापक पैमाने पर होना चाहिए और उससे प्रभाव पड़ने वाले कृषि और वनों पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन किया जाए और इस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार लगातार काम कर रहे हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने किसानों से संवाद किया।
गौरतलब है कि संस्थान की स्थापना जैविक संबंधी दिक्कतों को दूर करने में बुनियादी और रणनीतिक अनुसंधान करने, मानव संसाधन विकसित करने और नीतिगत सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार आदिवासियों के हकों और हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार आदिवासी समाज को उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकार देने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री कल शाम यहां अपने निवास कार्यालय में राजनांदगांव, धमतरी, बालोद, गरियाबंद और महासमुंद जिले से आए आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार का यह प्रयास है कि आदिवासी समाज सहित सभी लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर से बेहतर अवसर उपलब्ध हों और छत्तीसगढ़ की संस्कृति आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठन अपने समाज के अधिक से अधिक लोगों को राज्य शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठन अपनी बैठकों में वन अधिकार मान्यता पत्रों के वितरण के विषय को चर्चा के प्रमुख बिंदु के रूप में शामिल करें और समाज के लोगों से ये जानकारी लें कि उन्हें वन अधिकार पट्टे मिले हैं या नहीं। यदि पट्टे नहीं मिले हैं तो इसके लिए संबंधित एसडीएम कार्यालय में आवेदन जमा कराए जाएं। श्री बघेल ने कहा कि ऐसे नदी नाले जहां वाटर रिचार्जिंग करनी है वहां के प्रस्ताव दिए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े बांध बनाने से जंगल और आदिवासियों की जमीन डूब क्षेत्र में आ जाती है, लेकिन इसकी जगह पर यदि नरवा योजना के कार्य कराए जाते हैं तो उस क्षेत्र में न सिर्फ सिंचाई की सुविधा मिलेगी बल्कि भूजल स्तर भी बढ़ेगा, वन और जमीन भी सुरक्षित रहेगी। श्री बघेल ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की जानकारी देते हुए बताया कि यदि ग्राम पंचायतें अपनी पंचायत क्षेत्र की शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण कराती हैं और उनकी देखभाल करती है तो ग्राम पंचायतों को भी 3 वर्ष तक 10,000 रुपए प्रति एकड़ के मान से प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इस योजना का ग्राम पंचायतें अधिक से अधिक लाभ लेकर अपनी आय में वृद्धि कर सकती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए राज्य सरकार ने मंत्रिमंडलीय उप समिति और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के सचिवों की उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। मुंगेली में आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद अरुण साव और मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहिले विशेष रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, चित्रकला, निबंध लेखन, रंगोली सहित प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके अलावा चाइल्ड लाइन विभाग मुंगेली के द्वारा भी स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में सांसद अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो राष्ट्रीय स्तर की समिति बनी है, उस समिति ने 75 सप्ताह तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत यह कार्यक्रम हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो राष्ट्रीय स्तर की समिति बनी है, उस समिति ने 75 सप्ताह तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय किया है। उसी के तहत यह कार्यक्रम हो रहा है। इसके माध्यम से आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने योगदान दिया है, आज़ादी की लड़ाई से जिन स्थानों का, जिन लोगों का महत्व है, उनको नई पीढ़ी के लोगों तक लेकर आना, और जब देश के आज़ादी को 100 वर्ष पूरे हों तो हमारा देश कहां पर पहुंचे, किस तरह से। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी प्रेम कुमार ने बताया कि भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय द्वारा एनएसएस के सहयोग से आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 87 करोड़ 7 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 1 करोड़ 2 लाख 22 हजार से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 18,000 नए मामलों की पुष्टि हुई है। देश में इस समय 2,92,206 सक्रिय मामले हैं, जो 192 दिनों के बाद सबसे कम है।
सक्रिय मामले 1% से कम है और इस समय 0.8% है, जो पिछले मार्च से सबसे कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में स्वस्थ होने की दर 97.81% है, जो पिछले मार्च के बाद से सबसे अधिक है। अब तक 56 करोड़ 57 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 13,21,000 से अधिक जांच की गई। इधर प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 27 नए कोरोना संक्रमितों का पता चला है। 14 जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। राज्य कोरोना नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 0.12% है। दुर्ग जिले में नागरिकों और पुलिस विभाग के बीच संवाद कायम कर परस्परता स्थापित करने पुलिस चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। पुलिस चौपाल एक ऐसा कार्यक्रम है जो पुलिस और ग्रामीणों के बीच दूरी को खत्म करता है। साथ ही यह ग्रामीणों की समस्याओं को भी हल करने का एक जरिया है। डीआईजी दुर्ग रेंज बद्री नारायण मीरा ने बताया कि जिला पुलिस के द्वारा ग्रामीण इलाकों में जनता से मधुर संबंध स्थापित करने हेतु पुलिस चौपाल का आयोजन प्रतिदिन अलग अलग गांव में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चौपाल में पुलिस अधिकारी ग्रामीणों की शिकायत सुनकर उसका त्वरित निराकरण करने का प्रयास करते हैं। श्री मीणा ने कहा कि चौपाल में ग्रामीणों को साइबर क्राइम, एटीएम फ्रॉड, घरेलू हिंसा, ऑनलाइन ठगी और यातायात नियमों का पालन करने की जानकारी दी जा रही है। बहुत बार देखा जाता है कि लोग पुलिस थाने में नहीं आ पाते हैं या फिर कुछ समस्या के कारण वो अपनी शिकायतों को पुलिस के साथ में शेयर नहीं कर पाते हैं। तो हमने ये कोशिश की है कि खुद पुलिस जाके गांव में ग्रामीणों की बैठक ले और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछे, ताकि वो अपनी समस्याओं को बेझिझक पुलिस को बता सकें। अगर कोई शिकायत हो, उनके गाँव में कुछ अपराध हो रहा हो या और कोई समस्या हो, पुलिस को बता सकते हैं, ताकि उन समस्याओं का त्वरित निराकरण हो सके और पुलिस और ग्रामीणों की और लोगों की जो बीच में कोई दूरी है उसको कम किया जा सके। चौपाल में गांव के सभी वर्ग, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल होते हैं। राजनांदगांव के मोहला क्षेत्र में जंगली हाथियों का 2 दल रिहायशी इलाके में घूम रहा है। इसे लेकर प्रशासन ने ग्रामीणों को अलर्ट रहने को कहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हाथी के इस एक दल में लगभग 13 हाथी शामिल हैं। हाथियों ने मोहला क्षेत्र के कई गांवों में जमकर उत्पात मचाया है। यहां के भुरसा टोला में लगभग 4 से 5 एकड़ की फसल हाथियों द्वारा नष्ट कर दी गई है। इसके अलावा 2 घरों में भी हाथियों ने तोड़फोड़ की है। हाथियों का दल इधर घूम रहे हैं और इधर से आया 13 हाथी। तो पारा के लोग बताए कि उधर हाथी का दल निकल गए हैं। फिर हम लोग बच्चे लोग को लेकर उधर चले गए और हमारे घर, गाड़ी, साइकिल पूरा नुकसान करके फिर इधर चले गए। रात में आए 1-2 बजे, रात के पूरा बर्बाद कर दी। 2 लाख खा के 2 एकड़ 2.5 एकड़ जमीन के पूरा बर्बाद कर दी रात में। कौन हाथी रात में आके जंगल हाथी के हाथी वही घूमे के हाथी 13 हाथी। वहीं कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि हाथियों का दल मोहला मानपुर में देखा गया है। उन्होंने कहा कि वन विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम उन पर नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि हाथियों के दल द्वारा 2 घरों और धान की फसल को नुकसान पहुंचाने की खबर मिली थी। उन्होंने कहा कि इसका निरीक्षण कर नियमानुसार मुआवजा देने की प्रक्रिया की जा रही है। दक्षिण भाग में पिछले 2-3 दिनों से हाथियों का मूवमेंट है और हम लोग उस पर नज़र रखे हुए हैं। वन विभाग को भी निर्देशित किया है कि वो इस पे नज़र रखे। डीएफओ और जो वन का अमला है वो वहीं पर कैंप कर रहा है। इसके साथ साथ जो हाथियों के द्वारा यदि कोई नुकसान हो रहा है तो अभी तक कोई मेजर नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे मकान या फसल नुकसानी की खबर आई है तो हम उसका तुरंत वहाँ पर मौका निरीक्षण करके जो शासन के नियमों में मुआवजे की राशि वो भी दे रहे हैं। गौरतलब है कि वन विभाग की टीम इन हाथियों को जंगल की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है।
दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।